Life process. Life process, all the processes which are important to carry on the life, उन processes को हम बोलेंगे life process. Like nutrition, न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस है, न्यूट्रिशन के बाद डाइजेशन, ये लाइफ प्रोसेस है, फिर सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ये सब प्रोसेसेस को लाइफ प्रोसेस कहा जाता है और लाइफ प्रोसेसेस बहुत जरूरी होते हैं लाइफ को कैरी करने के लिए। अब जो लाइफ प्रोसेस में सबसे पहला जो लाइफ प्रोसेस है दैट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है और न्यूट्रिशन जो है वो किस तरीके से प्लांट हो या एनिमल वो अपनी न्यूट्रिशन किस तरीके से जो है वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे न्यूट्रिशन प्रोसेस क्या होता है, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑल द प्लांट्स और एनिमल्स दे गेट देयर फूड। जितने भी प्लांट्स हो या जितने भी एनिमल्स हैं, अब सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स नहीं, इनके अलावा जितने भी माइक्रोब्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स, दे गेट देयर फूड, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। अब फूड क्यों, किस लिए? फूड एनर्जी के लिए, और फूड जो है जो एनर्जी के लिए ली जाती है जिससे एटीपी लेवल जो है वो मेंटेन रहता है, तो फूड होता है किसके लिए चाहिए, एनर्जी के लिए। न्यूट्रिशन इज टू मेक द न्यूट्रिएंट और टू गेट द न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिशन होता है कि न्यूट्रिएंट्स को हासिल करना। अब न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आएगा, न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट ऑफ फूड लाइक प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब चीजें जो है विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स, इन सबको क्या कहा जाता है, न्यूट्रिएंट्स। टू गेट द न्यूट्रिएंट इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन। अब हमारे पास न्यूट्रिशन के हिसाब से दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं, एक आ गए हमारे पास ऑटोट्रॉफ्स और दूसरे आ गए हेटेरोट्रॉफ्स। जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो अपनी फूड जो है वो खुद बना सकते हैं। ऑटोट्रॉफ्स दे कैन मेक देयर ओन फूड। ऑटोट्रॉफ्स को हम और क्या कहा, उनको कहते हैं, क्या कहा जाता है, दे आर आल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, ठीक। और जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं, हेटेरो का मतलब होता है अदर, ट्रॉफ मींस द फूड, द न्यूट्रिशन, द ऑर्गेनिज्म व्हिच गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिजम्स, उनको हम क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉफ। इनको हम कंज्यूमर्स भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर एनिमल्स हैं, फंगे है, मोस्ट प्रोटोजुआ है, या मोस्टली बैक्टीरिया जो हैं, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए। और ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपनी फूड खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट्स, एल्गी, कुछ बैक्टीरिया, फाइटोप्लैंक्टॉन्स। फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं द ऑर्गेनिजम्स व्हिच फ्लोट ऑन वाटर, जो पानी के ऊपर होते हैं, ग्रीन, जो अपनी फूड खुद बनाते हैं। अब फाइटोप्लैंक्टॉन्स आर द प्लांट्स व्हिच फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस। अब जो ऑटोट्रॉफ्स हैं अपनी फूड खुद बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इट्स ओन फूड, और हेटेरोट्रॉफ्स जो अपनी फूड खुद नहीं बनाते हैं, दे डिपेंड ऑन द अदर्स। ऑटोट्रॉफ अपनी फूड कैसे बनाते हैं, ये ग्रीन है, इसमें जो है ऑटोट्रॉफ में प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल्स। ऑटोट्रॉफ में प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल, और जो क्लोरोफिल है ये कैसा पिगमेंट है, इट इज अ ग्रीन पिगमेंट, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। और जो क्लोरोफिल है इस वजह से एल्गी है, प्लांट्स है, ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, और किसका इस्तेमाल करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करेंगे, वाटर का इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा इसमें क्या जरूरत है, इसमें सनलाइट की जरूरत है। तो जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं इनको हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। ऑटोट्रॉफ्स फर्दर दो तरीके के हैं, एक आते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ, दूसरे आते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ्स दो तरीके के हैं, एक आ गया फोटो ऑटोट्रॉफ्स और दूसरे आ गए कीमो ऑटोट्रॉफ्स। फिर कुछ मिक्सोट्रॉफ्स भी होते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं और अपनी फूड खुद बनाते हैं। यहाँ पर सनलाइट पड़ेगी इनके ऊपर, अपने फूड खुद बनाएंगे फोटोसिंथेसिस से, ये बनाएंगे, ये बनाएंगे, ये बनाएंगे, इनको हम बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉफ्स। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो केमिकल का यूज करके, जैसे बैक्टीरियाज कुछ है जो केमिकल्स का यूज करके अपना फूड खुद बनाते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, कीमो ऑटोट्रॉफ्स। हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे यूग्लिना, अगर सनलाइट है तो वो करेगा क्लोरोफिल, तो क्या कहलाएगा, ऑटोट्रॉफ। और अगर सनलाइट नहीं है तब उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा, हेटेरोट्रॉफ, तब वो दूसरे के ऊपर फीड करेगा। तो ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे यूग्लिना है, ये एक एक्सेप्शन है जो ऑटोट्रॉफ भी है और हेटेरोट्रॉफ भी है। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, द ऑर्गेनिज्म व्हिच गेट देयर ओन फूड, व्हिच फॉर्म देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल। और जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं दे डिपेंड ऑन द अदर्स, इसीलिए इनको कंज्यूमर कहा जाता है। जैसे हम है या जैसे बाकी एनिमल्स है, कुछ बैक्टीरियाज है, फंजाई है, ये सब जो है हेटेरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। समझ आ गया? अब जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये फर्दर हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फर्दर 3 तरीके का होता है। अब ये जो फर्दर 3 टाइप्स के हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, हेटेरोट्रॉफ heterotrophic mode of nutrition, इनको हम द ऑर्गेनिज्म विच हैव द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रॉफ्स कहा जाता है। हेटेरोट्रॉफिक मोड जो होता है ये फर्दर 3 तरीके का होता है। पहला कौन सा आता है इसमें? एक आता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक आता है सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और एक आता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर हम पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे जो क्या है? पैरासिटिक एक ऐसा एसोसिएशन होता है जहां पर पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा एसोसिएशन होता है जहां पर 2 ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक को कहा जाता है पैरासाइट और दूसरे को कहा जाता है होस्ट। हमेशा पैरासाइट का जो साइज है, इसका जो साइज है वो होगा स्मॉल, और होस्ट का जो साइज है वो होगा लार्ज। पैरासाइट छोटा होगा, होस्ट के ऊपर रहेगा और उससे न्यूट्रिशन लेगा। तो पैरासाइट जो इसका साइज छोटा होता है और होस्ट का साइज बड़ा होता है। मिसाल के तौर पर कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो ह्यूमंस की बॉडी में पाए जाते हैं एज अ पैरासाइट, और वो जो पैरासाइट्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। पैरासाइट को क्या मिलता है होस्ट से? पैरासाइट को होस्ट से मिलता है फूड। और बहुत सारे पैरासाइट जो बॉडी के बाहर से होते हैं स्किन पे, उनको बोला जाता है एक्टोपैरासाइट। जो बाहर से होंगे उनको क्या बोलेंगे? एक्टोपैरासाइट। वो पैरासाइट जो बॉडी के अंदर से होते हैं इनको क्या कहा जाएगा? एंडोपैरासाइट्स। द पैरासाइट्स व्हिच अकर ऑन द आउटर सरफेस। आपने अगर किसी एनिमल को देखा होगा, उसके ऊपर कभी क्रो होता है, कभी स्पैरो, वो कुछ खा रहे होते हैं उसके ऊपर, और वो चाहे काऊ है या बुफेलो है या कोई हॉर्स है, वो उसको भगाता नहीं है उस छोटी सी चिड़िया को या किसी क्रो को, क्योंकि उसको पता है कि ये जिसको खा रहा है वो इंसेक्ट्स मेरे ऊपर है। कभी कभी पैरासाइट्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया या कुछ वर्म्स। फॉर एग्जाम्पल टेप वर्म पैरासाइट है जो हमारी बॉडी के अंदर, टीनिया सोलियम एक लिवर फ्लूक जिसको कहते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जब होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एंडोपैरासाइट, जो बॉडी के अंदर होगा, और एक्टो जो बॉडी के बाहर होगा। पैरासाइट छोटा होता है, होस्ट बड़ा होता है। पैरासाइट को बेनिफिट होता है, होस्ट को नुकसान होता है, क्योंकि होस्ट का जो ब्लड है या फ्लूइड है वो कौन खाएगा? पैरासाइट। सेकंड, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये किसमें पाया जाता है? ये हमारे पास एक पूरा ग्रुप है फंजाई का। जैसे हमारे पास यहां पर ये जो डायग्राम है, ये वाली, ये जो है इसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो होगा सेप्रोफिटिक। आपने अक्सर देखा होगा इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है, कहीं पर काउडंग होता है, उसके ऊपर ऐसा एक स्ट्रक्चर ग्रो करता है। काउडंग कहीं पर होगा, कहीं पर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा, कहीं पर सॉइल होगी जिसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा, फर्टाइल सॉइल होगी, उसके ऊपर भी इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है वो ग्रो करता है। वुडन लॉग्स, लकड़ियों के ऊपर होते हैं, आपने बड़े बड़े पेड़ देखे होंगे, या कोई पेड़ जो गिरा हुआ है, बहुत पुराना है, जो जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है, उसके अंदर भी जो है वो होते हैं कुछ ऐसे, उनके थोड़े स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन वो ग्रीन नहीं होते हैं, वो व्हाइटिश होते हैं, येलोइश होते हैं, ऑफ व्हाइट होते हैं। वो ज्यादातर पेड़ों के ऊपर पाए जाते हैं। अगर आप फॉरेस्ट एरिया में कभी कहीं जाते हो तो वहां पर भी बहुत सारे पाए जाते हैं। इनका जो न्यूट्रिशन है उस न्यूट्रिशन को क्या कहा जाता है? सेप्रोफिटिक। ये किस पर डिपेंड करते हैं? ये डेड मैटर पर डिपेंड करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर। कहीं पर जो डेड मैटर होता है ये उससे न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी एग्जांपल है वो फंजाई। जैसे हम मोशिला की बात करते हैं, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में कुछ कहते हैं, है ना, वो जो है वो भी एक फंजाई है, और वो भी कभी ग्रीन नहीं होता है। आपने देखा होगा कभी ग्रीन नहीं होता है, और उसमें भी रूट नहीं होते उसमें, तो वो हाइफी होती है उसमें, जिसकी वजह से वो आसपास जो
फूड होती है। जैसे लेट्स से कि ये जो है ये एक स्ट्रक्चर है, ऐसा एक पूरा स्ट्रक्चर है, इसमें इस तरीके के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ऐसा होता है। और फिर इसमें एक हाइफी, ये हाइफी है, ये हाइफी ग्रो करता है नीचे की ओर, यहां पर ऑर्गेनिक मैटर है और ये एंजाइम को रिलीज करेगा और एंजाइम को रिलीज करके इसको डाइजेस्ट करेगा और फूड को वापस बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करेगा। इस तरीके से अपनी न्यूट्रिशन करता है। और फिर आया होलोजोइक। होलोजोइक होता है जहां पर सॉलिड फूड को एंगल्फ किया जाता है, दे डिपेंड ऑन द सॉलिड ऑर्गेनिक फूड। उसको वही, जैसे हम सॉलिड ऑर्गेनिक फूड पर फीड करते हैं, तो हम में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कौन सा है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास ये है अमीबा, इसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है वो कौन सा है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आता है ना एक क्वेश्चन, हाउ डज द अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड? अमीबा अपना फूड कैसे ऑब्टेन करता है, किस तरीके से? जैसे ये फूड पार्टिकल है, ये इसके होते हैं सीडोपोडिया, यहां पर लिखा है ये है इसके सीडोपोडिया। ये इनको मूव करता है, ड्रैग करता है और इस फूड को कवर करता है, और फूड को कवर करेगा, यहां पर वॉल ब्रेक हो जाएगी, और जब इसकी वॉल ब्रेक हो जाएगी, जैसे यहां पर इसकी वॉल ब्रेक हो गई, ये पूरा इसके अंदर जो है वो बाहर से बंद हो जाएगा, ये फूड सारा इसके अंदर चला जाएगा। फूड को बॉडी के अंदर लेना, इसको हम क्या बोलते हैं? इंजेक्शन। टू टेक इन द फूड, दिस इज कॉल्ड इंजेक्शन। इसको इंजेक्शन कहा जाता है। फूड को बॉडी के अंदर लेना, दैट इज इंजेक्शन। ये हो गया। अब फूड यहां पर है, वो फूड जो है इसके अंदर होता है एक वैक्यूल, इसके अंदर होते हैं लाइजोसोम्स। क्या होंगे? लाइजोसोम। जैसे यहां पर लाइजोसोम है, ये लाइजोसोम और इस फूड में मिक्सचर होगा दोनों, और जिससे ये स्ट्रक्चर बनेगा, और इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है फूड वैक्यूल। क्या कहा जाता है? फूड वैक्यूल कहा जाता है। जो इसके अंदर स्ट्रक्चर बनता है इसको फूड वैक्यूल कहा जाता है। ठीक, ये बन गए इसके अंदर फूड वैक्यूल। जब इसके अंदर जो है वो एंजाइम्स चले जाएंगे फूड वैक्यूल के अंदर, फिर क्या होगा? फिर होगा डाइजेशन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। जैसे ये अमीबा है, यहां से फूड एंटर हो गया, यहां पर इसके वैक्यूल्स हैं, और फिर ये फूड जब इसके अंदर आ गया, फिर इसमें एंजाइम भी चले गए। अब एंजाइम भी है, फूड भी है, अब इसके अंदर क्या होगा? डाइजेशन, द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। जब फूड ब्रेक डाउन होगा, अब उसके बाद होगा नेक्स्ट प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? जो डाइजेस्टेड फूड है ना, वो इससे बाहर आ जाएगी। फूड वैक्यूल से डाइजेस्टेड फूड का बाहर आना, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। बाहर आ गई, अब वो फूड इसके हर एक कोने में फैल जाएगी। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एसिमिलेशन। और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है या वेस्ट है, उसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है, इसको क्या कहा जाता है? इंजेक्शन। फूड को इनटेक करना, इंजेक्शन। फूड को ब्रेक डाउन करना, डाइजेशन। डाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर, उन सेल से बाहर निकालना, एब्जॉर्प्शन। फूड का पूरी बॉडी में फैल जाना, डाइजेस्टेड फूड का, एसिमिलेशन। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका बॉडी से बाहर निकलना, दैट इज इजेक्शन। ये 5 प्रोसेसेस होते हैं। अब हम इन 5 प्रोसेसेस के बाद थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम 2 चीजों का बना है। फर्स्ट, इसमें है एलिमेंट्री कैनाल। पहली चीज एलिमेंट्री कैनाल। सेकंड, इसमें है ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। कहां कहां प्रेजेंट है? माउथ में। कौन से ग्लैंड्स हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, हर जगह है ना। ग्लैंड्स की अगर हम बात करेंगे, माउथ में है सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। नेक्स्ट, स्टमक में जो ग्लैंड है उनको क्या कहा जाता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। नेक्स्ट, लिवर है। नेक्स्ट, पेनक्रियाज है। नेक्स्ट,
इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं ना, उनको कलेक्टिवली कहा जाता है सॉकस एंटेरिकस। बहुत सारे ग्लैंड, एक नहीं होता है, बहुत सारे ग्लैंड्स इंटेस्टाइन में होते हैं, उनको सॉकस एंटेरिकस कहा जाता है। माउथ में होते हैं स्लाइवरी ग्लैंड, क्या रिलीज करता है? स्लाइवरी एमाइलेज और स्लाइवा ना। स्टमक में क्या होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड, क्या रिलीज करते हैं? गैस्ट्रिक जूसेस, HCl है ना, पेप्सिन। लिवर में बाइल जूस बनता है, वो स्क्रीट होता है। पेनक्रियाज में 3, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। इंटेस्टाइन में बहुत सारे इंटेस्टाइनल जूसेस उनको कहते हैं, और वो जो इंटेस्टाइन के ग्लैंड्स उनको सॉकस एंटेरिकस कहा जाता है। तो एक तो एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होता है इस स्ट्रक्चर से जिसको माउथ कहा जाता है, यहां से, और इट एंड्स एट एनस, ये एनस पे कंप्लीट हो जाता है। इसमें कौन कौन सा पार्ट है? इसमें माउथ है, इसमें ये फिर फेरिंक्स है यहां पर, और फेरिंक्स के बाद जो ये वाला पोर्शन है, एक साइड वाला विंड पाइप और दूसरी साइड वाला फूड पाइप। फूड पाइप को क्या कहा जाता है? एसोफेगस, फूड पाइप। फिर नेक्स्ट क्या है इसमें? स्टमक। स्टमक के बाद हमारे पास आते हैं इंटेस्टाइन, ये है बहुत सारे जो यहां पर इसमें होते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम? स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर होंगे लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और इसके बाद है रेक्टम और एनस। पेनक्रियाज यहां पर इसके नीचे है, जो स्टमक है इसके लोअर साइड में पेनक्रियाज यहां पर प्रेजेंट होता है। अब हम एक एक पार्ट को समझते हैं कि क्या रोल है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये इंजेक्शन कैसे होता है। इंजेक्शन मींस टू इनटेक ऑफ फूड, खाना जो है उसको इनटेक करना, खाना उसको माउथ के अंदर लेना, उसको हम क्या बोलते हैं? इंजेक्शन। टू द इनटेक ऑफ फूड, द इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। आप कार्बोहाइड्रेट खाओ, प्रोटीन खाओ, फैट खाओ, जो भी चीज आप खा रहे हो उसका इंटेक करना, दिस इज इंजेक्शन। होगा विद द हेल्प ऑफ हैंड्स। और हमारे माउथ में 4 तरह के टीथ्स होते हैं, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स, 4 तरीके के। ये जो डिफरेंट तरीके के 4 तरीके के जो टीथ्स होते हैं, ये टीथ का काम क्या है? इनका काम है फूड को क्या करना? कट करना इनटू स्मॉल पीसेस, बहुत छोटे छोटे पीसेस। और टंग जो है वो हेल्प करती है उसमें मिक्स होने में। और टंग पर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, टेस्ट रिसेप्टर्स, टेस्ट बड्स, और वो टेस्ट में हेल्प करते हैं। कोई चीज हमें कड़वी लगेगी, कोई चीज हमें मीठी लगेगी, तो वो जो सब होता है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है हमारे जो भी चीज हम खाते हैं, टेस्ट बड्स पे डिपेंड करता है। ठीक, अब इसके बाद है कि फूड जो हम एंगल्फ करते हैं, फूड जो हम खाएंगे, नेक्स्ट प्रोसेस जो स्टार्ट होगा उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डाइजेशन। हमने डाइजेशन समझना है। डाइजेशन कहां से शुरू होता है? डाइजेशन शुरू होता है माउथ से, क्योंकि माउथ में होता है स्लाइवरी एमाइलेज। स्लाइवरी एमाइलेज, ये स्लाइवरी एमाइलेज क्या काम करता है? ये फूड को ब्रेक डाउन करता है, छोटे छोटे पीसेस में फूड को ब्रेक करता है। कौन? स्लाइवरी एमाइलेज। किस फूड को? स्टार्च को। ये किसको ब्रेक करेगा? स्टार्च। प्रोटीन को ब्रेक नहीं करेगा, ये फैट्स को ब्रेक नहीं करेगा, ये स्टार्च को ब्रेक करेगा, स्लाइवरी एमाइलेज। फिर उसके बाद फूड जो स्लाइवा के साथ मिक्स हो जाती है, वेट हो जाती है, और फूड फिर इस फेरिंक्स में एंटर होगी और यहां से इसोफेगस में आ जाएगी। अब वो फूड इसोफेगस से नीचे कैसे उतरेगी? जो इसोफेगस होता है या स्टमक, इंटेस्टाइन्स, इनमें एक मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट को कहा जाता है पेरिस्टाल्सिस। ये इनवॉलंटरी होती है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। जब पेरिस्टाल्सिस होगा, ये फूड ऊपर से नीचे की ओर उतरेगी और ये फूड एंटर करेगी डायरेक्टली किसमें? स्टमक में। और स्टमक में 3 चीजें होती है जो हमने समझनी है कि स्टमक में पहली चीज जो स्टमक में समझनी है वो क्या है? हमारे पास म्यूकस। ठीक। सेकंड जो इसमें प्रेजेंट होता है दैट इज HCl,
थर्ड जो इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है पेप्सिन। स्टमक में होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करते हैं। अब ये जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट HCl है, क्योंकि HCl की वजह से जो ये स्टमक है, ये स्टमक कैसा हो जाएगा HCl की वजह से, इट बिकम्स एसिडिक इन नेचर। इसका pH क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा 1.4 1.5। और ये जो HCl है 2-3 काम करेगा। पहला काम, और ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रोल ऑफ HCl इन द स्टमक। पहला काम, जो हम फूड खाते हैं उस फूड में अगर कोई माइक्रोब एंटर हुआ तो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसको ब्रेक कौन करेगा स्टमक में, ये एसिड जो होगा खत्म करेगा उस माइक्रोब को। सेकंड काम जो ये करेगा वो ये है कि वो यहां पर मीडियम को कैसा बनाएगा, एसिडिक बनाएगा। और तीसरा जो ये काम करेगा वो ये है, दूसरा ये एसिडिक बनाएगा, तीसरा जो ये काम करेगा ये एंजाइम को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। कैसे, ये जो HCl है इसकी वजह से कोई माइक्रोब एंटर हुआ तो खत्म हो जाएगा। म्यूकस एक लेयर होती है, म्यूकस एक लेयर होती है जो स्टमक को ही किससे बचाती है, HCl से। ठीक है, ये स्टमक को HCl से बचाएगी। पेप्सिन जो है, पेप्सिन क्या काम करता है, पेप्सिन ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन्स को पेप्टॉन्स में ब्रेक करता है। लेकिन पेप्सिन पेप्सिन की फॉर्म में होता ही नहीं है। पेप्सिन जो है ये पेप्सिनोजेन की फॉर्म में होता है। बाद में ये पेप्सिनोजेन जो है वो HCl जब भरता है तो पेप्सिनोजेन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन में। इसका मतलब है कि एंजाइम जो पेप्सिन होता है उसको एक्टिवेट करने में किसका रोल है, HCl का रोल है। और ये पेप्सिन क्या करेगा, ये प्रोटीन को जो है वो ब्रेक करेगा। समझ आया। और म्यूकस जो है अपने ही इसको स्टमक को बचाएगा, HCl से अपने लीवर्स को बचाएगा। उसके बाद जब फूड इससे निकल के आती है ना, फूड स्टमक में एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स रहती है, और 3 आवर्स जो फूड वहां पर रहती है मिक्स हो जाती है बहुत अच्छे से HCl के साथ, उसको काइम कहा जाता है, CHYM, काइम, फूड को। फिर फूड आ जाती है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब ये यहां पर लीवर है, और लीवर के पास यहां पर गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर जो होता है, गॉल ब्लैडर जो लीवर के पास है उसमें स्टोर होता है बायल जूस। अब जो गॉल ब्लैडर है, लीवर में जो सेल्स होते हैं, लीवर के सेल्स होते हैं वो बनाते हैं बायल जूस। और ये जो बायल जूस है ये स्टोर किस में होता है, ये होता है गॉल ब्लैडर में स्टोर। और बायल जूस ये 2 काम करता है। पहला काम, ये क्योंकि फूड आई होती है स्टमक से, तो ये मीडियम को कैसा बनाता है, ये अल्कलीन मीडियम बनाता है, ये मीडियम को अल्कलीन बनाता है। अल्कलीन मतलब क्या होता है, बेसिक बनाता है। इंटेस्टाइन में फूड तब तक डाइजेस्ट नहीं हो सकती है जब तक ना इंटेस्टाइन का मीडियम कैसा हो, बेसिक हो। ठीक, और उसको अल्कलीन बनाने में, बेसिक बनाने में रोल किसका है, बायल जूस का। सेकंड, ये फैट्स को इमल्सिफाई करता है। इमल्सिफाई करना क्या होता है, जैसे ये फैट मॉलिक्यूल है, ये इसको ब्रेक करेगा छोटे छोटे पीसेस में, ताकि इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए। जैसे इसमें तो इतना ही एरिया है, इसमें अब इनका एरिया, इन सबका एरिया हो जाएगा, तो सरफेस एरिया बढ़ जाए। दिस इज द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स को ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे पीसेस में। डाइजेस्ट नहीं करता है, क्या करता है, ब्रेक करता है छोटे छोटे पीसेस में, और मीडियम को अल्कलीन बनाता है। और फिर यहां पर जो पैनक्रियाज है, इसका कॉमन जो रोल रहता है वो ये है, ये 3 एंजाइम्स रिलीज करेगा। पैनक्रियाज के 3 एंजाइम्स का नाम क्या है, एक एंजाइम का नाम है एमाइलेस, जिसको हम पैनक्रियाटिक एमाइलेस कहते हैं। दूसरा एंजाइम जो है उसका नाम क्या है, लिपेस, ये लिपेस पढ़ते हैं। और तीसरा जो है उसका नाम क्या है, ट्रिप्सिन।
अब जरा बात समझना, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द बाइल जूस इन द डाइजेशन, क्या रोल है? अब फिर आप कैसे लिखोगे? द बाइल जूस इज फॉर्म्ड इन द लिवर, इन द सेल्स ऑफ द लिवर एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, एंड बाइल जूस इज poured, poured, या transferred into the ducts of through ducts into the small intestine. Bile juice, it makes the intestine basic in nature so that the fats can easily break down the food. The enzymes can easily break down the food, and it also emulsifies the fats. ये आप लिखोगे उसमें, ठीक? अब फैट्स को इमल्सिफाई करेगा, ब्रेक करेगा छोटे छोटे पीसेस में बाइल जूस। अब ये 3 एंजाइम्स आएंगे। ये ट्रिप्सिन ऐसे नहीं होता है, ट्रिप्सिन होता है ट्रिप्सिनोजेन की फॉर्म में। किस फॉर्म में? ट्रिप्सिनोजेन, इनएक्टिवेटेड। अब इसको एक्टिवेट करने में यहां पर बाइल जूस का रोल है, जब वो स्क्रीट ज्यादा होता है तब। ये जो एमाइलेज है, ये किसको ब्रेक डाउन करेगा? ये कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करेगा। एमाइलेज इट ब्रेक्स डाउन द कार्बोहाइड्रेट। किसमें कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक किया जाएगा? इनटू ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज जो है, जब ग्लूकोज बनता है तो उससे एटीपी प्रोड्यूस होता है। तो बाइल जूस जो है ये इसको ब्रेक डाउन करेगा। इसके बाद हमारे पास है ट्रिप्सिन और लाइपेज। जो ट्रिप्सिन है ये किसको ब्रेक करेगा? ये प्रोटीन को ब्रेक करेगा। और लाइपेज ये किसको ब्रेक करेगा? ये फैट्स को ब्रेक करेगा। फैट्स को इमल्सिफाई कौन करेगा? छोटे छोटे पीसेस में बाइल जूस। लेकिन फैट को डाइजेस्ट कौन करेगा? लाइपेज। और ये फैट्स को किसमें कन्वर्ट करेगा? ये फैट्स को कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा। और ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन को ब्रेक किसमें किया जाएगा? प्रोटीन को ब्रेक किया जाएगा एमिनो एसिड्स में, अमीनो एसिड्स में। तो एट लास्ट यहां पर डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। फूड जब इस इंटेस्टाइन के, ये जो इंटेस्टाइन है इसके थोड़ा मिड पोर्शन से नीचे की तरफ आता है, वहां पर बहुत सारे जो स्ट्रक्चर है विल्ली प्रेजेंट होते हैं, जिसको माइक्रोविल्ली भी कहा जाता है, जो विल्ली प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइन में। इसकी वजह से एब्जॉर्प्शन होता है। इसकी वजह से क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। जो फूड डाइजेस्ट हो चुकी है, अब वो फूड क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी। और वो फूड एब्जॉर्ब होकर कहां जाएगी? ब्लड कैपिलरीज में। और ब्लड कैपिलरीज के थ्रू वो फूड बॉडी के एक एक सेल तक पहुंचेगी। फूड का, ये इंटेस्टाइन है, इसमें ये विल्ले प्रेजेंट है, फूड का इस इंटेस्टाइन से बाहर आना, इसको हम क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन। और जो फैट्स का एब्जॉर्प्शन है, फैट को इंटेस्टाइन से बाहर निकलकर इसमें जो कैपिलरीज हैं, जब उसमें ट्रांसफर होता है, उनके लिए, फैट्स को ट्रांसफर करने के लिए एक स्पेशल टाइप कैपिलरी होती है। उस कैपिलरी को क्या कहा जाता है? उसको लैक्टियल कहा जाता है। फूड जब एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो फूड एब्जॉर्ब होकर बॉडी के एक एक सेल तक पहुंचेगा। फूड किसके थ्रू बॉडी के एक एक सेल तक पहुंचेगा? ब्लड के थ्रू। फूड जब इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो फूड किस में जाएगा? ब्लड में, ब्लड कैपिलरीज में। क्योंकि इंटेस्टाइन के आसपास बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। जैसे ये इंटेस्टाइन है और लेट्स से कि ये जो है ये ब्लड कैपिलरी है, वो ये फूड निकल के इसमें चला जाएगा और फिर ये यहां से निकल गया ना, इसमें आ गया, दिस इज एब्जॉर्प्शन। और फिर ये ब्लड लेकर इसको बॉडी के एक एक सेल तक पहुंचाएगा। अब यहां पर बॉडी का एक सेल है, फॉर एग्जांपल ये, इसमें ये फूड एंटर हो गया, यहां पर पहुंचा, इसको हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। क्या बोलेंगे? एसिमिलेशन। फूड का इंटेस्टाइन से निकल के इसमें ब्लड कैपिलरीज में जाना, एब्जॉर्प्शन। वहां से ब्लड उसको ट्रांसफर, क्योंकि ब्लड जो है चलता रहता है पूरी बॉडी में, ट्रांसफर होकर जो है बॉडी के एक सेल तक पहुंचाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? एसिमिलेशन।
वो हो गया एसिमिलेशन। और एसिमिलेशन के बाद क्या होगा लास्ट में, इजेशन। जो अनडाइजेस्टेड और वेस्ट फूड होगा वो फूड इसमें आएगा और फिर यहां से ऐसे मूव करेगा, इधर मूव करेगा और स्टोर किस में रहेगा, ये फूड इधर रेक्टम में स्टोर रहेगा और फिर उसका इजेशन हो जाएगा थ्रू एनस। ये है हमारा ह्यूमंस में टोटल जो पूरा है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या क्वेश्चन आ सकता है? एक क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ HCl इन द स्टमक। एक दूसरा क्वेश्चन जो यहां से बन सकता है वो ये आ सकता है कि हाउ इज द फैट्स डाइजेस्टेड इन द ह्यूमन बॉडी। फैट्स का डाइजेशन के ऊपर अलग से आ सकता है। या हाउ आर द प्रोटीन्स डाइजेस्टेड इन द ह्यूमन बॉडी। प्रोटीन्स कैसे डाइजेस्ट होते हैं, कहां पर डाइजेस्ट होते हैं, कौन कौन सा प्रोटीन ये जो एंजाइम्स है उनको डाइजेस्ट करता है। ठीक है, काफी